ये देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। एक एटम का मास दिया हुआ है, एक एटम का मास दिया हुआ है, पूछ रहा है दो एटम में बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मास नंबर बताओ, दो एटम में कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, क्या होगा, कितना होगा सर? एक एटम का मास कितना हो रहा है, एएमयू में निकाल दो, मास ऑफ एन एटम कितना हो जाएगा, एएमयू में देखोगे तो एएमयू में कितना हो जाएगा बेटा, यही होगा। ये देखना एएमयू में कितना आ जाएगा सर, इसको 1.67 से डिवाइड कर दे, ये 2 हो गया सर, ऊपर गया 20 एएमयू आ गया सर। एक एटम का मास मतलब मास नंबर आ गया क्या सर, मास नंबर आ गया क्या, मास नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है सर उसका मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है 20 है सर। वो बंदा कोई भी हो उसका मास नंबर कितना है 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन टू एटम्स, दो एटम में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, 40 हो जाएंगे। दो एटम में कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। एक एटम का मास निकाल दिया, एक एटम के मास में ये जो नंबर होता है यही तो मास नंबर होता है। और एक एटम में अगर 20 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो दो एटम में कितने हो जाएंगे सर, 20 का डबल कर दो 40 आ जाएगा। ठीक है, चलो हमारे पास क्योंकि एनसीईआरटी में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भैया देखना एक बार में एक पेज पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म करूंगा। क्या होता है सबसे पहले लॉ कौन सा आता है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ मास सर आप पूरी की पूरी केमिकल बैलेंसिंग जो होती है इसी के ऊपर करते हो। मास कंजर्व करना है सर, मास कंजर्व करना हो चाहे एटम, ऑब्वियस है एटम कंजर्व होता है तभी मास कंजर्व होता है सर। इसमें क्या होता है सर, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर जिंदगी में कोई रिएक्शन दिया है और उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में कुछ पूछ रहा है, सीधा सीधा हाथ लगाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर होता है। एक्सेप्शन क्या होता है, इसका लिमिटेशन क्या होती है, तो इसका लिमिटेशन होती है कि सर ये किसके ऊपर वैलिड नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैलिड नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में वैलिड नहीं होता है। दूसरा लॉ देखोगे तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आता है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं भाई साहब, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या बताता है कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड है,